हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 12.1 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। और फ्रेंड्स साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आपसे कोई चैप्टर छूट जाता है तो वहां से जा करके वीडियोज को कवर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 12.2 का पहला नंबर प्रश्न। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है साहचर्य का नियम। यहाँ पर और बोला गया है आगे कि तीन संख्याओं 15, 18 और 24 के योग पर विचार कर हम यह दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे जैसे प्रश्न बोला गया है वैसे वैसे हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न थोड़ा सा बड़ा बड़ा था तो इसी के कारण हम प्रश्न को उतारे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ए नंबर में बोला गया हम पहले 15 और 28 को जोड़ते हैं। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसा प्रश्न बोला गया है वैसा जोड़कर पहले 15 और 28 को जोड़ लिए। जोड़कर 43 प्राप्त होता है। 8 5 13, 2 1 3 1 4, बिल्कुल फ्रेंड्स 43 प्राप्त हो रहा है। फिर बोला गया और 43 में 14 जोड़ते हैं। चलिए ये वाला 43 यहाँ लिखे हैं, इसमें 14 जोड़ते हैं तो बोला गया है कि 57 प्राप्त होता है। 4 3 7 और 4 1 5, बिल्कुल 57 प्राप्त हो रहा है। या 28 और 14 को जोड़कर 42 प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये फ्रेंड्स बी नंबर में है, इसमें भी देख लेते हैं। 28 और 14 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल 42 प्राप्त हो रहा है। फिर इसे 15 में जोड़ करके 57 प्राप्त होगा, देखते हैं। 42 में 15 जोड़ रहे हैं तो 5 2 7 4 5, ये फ्रेंड्स बिल्कुल 57 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तब सहचर्य के नियम से हम कैसे लिखेंगे जो यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ए बी सी का प्रयोग करके यहाँ पर व्यापक रूप में लिखना है बोला गया, तो देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ए मानेंगे, यहाँ पर इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। यहाँ तक भी फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा प्रश्न बोला गया हम ठीक वैसा ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि जोड़कर 57 प्राप्त कर सकते हैं। या तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, या फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसको हमने कैसे लिखा है। ए प्लस बी को जोड़ा है तो ए प्लस बी, और जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हुआ, ये सी, तो बराबर लिख देंगे सी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। या फिर चाहें तो डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख सकते थे, जैसे कि ये वाला 15 है तो यहाँ पर एक की जगह पर 15 है तो 15 लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में 28 और 14 है, जैसे कि फ्रेंड्स पहले 15 लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में यहाँ पर 28 है लिखनी है, प्लस में 14 है लिख लीजिए। और जब ये तीनों को भी जोड़िएगा तो हमारा यहाँ पर 57 ही प्राप्त होगा। देखिए 8 4 12, 12 और 7 यहाँ पर कुछ कितना हो जाएगा 19। फिर 2 1 3 1 4 1 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स हम थोड़ा सा गलत जोड़ देंगे तो इससे तो 59 आ जा रहा है। 8 4 12, 12 5 17 आ रहा है, और फिर 2 1 3 1 4 और 4 1 बाकी 5 आ रहा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बी नंबर में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखेंगे। सबसे पहले इसको इसको जोड़े थे तो 42 प्राप्त हुआ, फिर 42 में 15 जोड़े तो हमारे 57 प्राप्त हुआ। तो ठीक इसी कंडीशन यहाँ पर भी यही कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो यहाँ भी लिख देंगे ए प्लस बी और प्लस में सी। या तो ऐसे जोड़ लीजिए और नहीं तो क्या करेंगे, ए को छोड़ दीजिए और बी प्लस सी को जोड़ लीजिए, यहाँ पर प्लस का साइन दे दीजिएगा। तो ऐसे जोड़ेंगे चाहे इसे, दोनों में 57 ही आएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा बनता है ऐसे करके साहचर्य नियम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर है दूसरा नंबर। इसमें बोला गया कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को के से दर्शाया गया है, तो इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को के का प्रयोग करते हुए व्यक्त करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज की भुजा जो कि के से दर्शाया गया है, यहाँ लिख दीजिए समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर क्या हो जाएगा के, क्योंकि के से दर्शाया गया है। असमबाहु त्रिभुज का यहाँ पर क्या निकालना था हमें, परिमाप। यहाँ पर समबाहु, ये फ्रेंड देखिए त्रिभुज नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट ऐसे करके साइन दे दीजिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया डायरेक्ट। तो फ्रेंड समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको पता होना चाहिए, जिसको तीनों भुज आपस में समान होता है। देखेंगे परिमाप तो आप खुद निकाल दीजिएगा। इस प्रकार से होता है समबाहु त्रिभुज, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तीनों बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना एक भुजा। यहाँ से एक भुजा कोई भी ले लेंगे, यहाँ पर एक लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 गुना भुजा, यहाँ पर क्या बोला गया था के, तो के कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3 के। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर अगर के रखेंगे, यहाँ पर के रखेंगे, यहाँ पर के रखेंगे, तो यहाँ पर तीनों में से यहाँ पर एक के टोटल कितना के हो जाएगा, तो 3 के। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे आते हैं तीसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे नंबर में बोला गया कि एक सम षटभुज यहाँ पर है। सम षटभुज में इसका फ्रेंड्स देखिए अंग्रेजी अगर बोले तो हेक्सागन होता है। आकृति है, यही वाला आकृति है। एक भुजा को पी से व्यक्त किया गया है, पी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर सम षटभुज के परिमाप का व्यक्त यहाँ पर करना है। तो देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज था तो 3 भुजा था तो 3 में कैसे गुना कर दिए। यहाँ पर षटभुज है तो यहाँ पर 6 से गुना कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको भी फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पेज पर ही समझेंगे। चलिए यह है हमारा तीसरा नंबर।
सम षड्भुज का परिमाप। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? ये फ्रेंड्स इसमें भी आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा। तो 6 गुना 1 भुजा कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बोलता अष्टकोण या फिर नवकोण, मतलब कुछ भी अगर बोलता तो यहाँ पर भी ऐसे ही करते सेम। तो चलिए 1 भुजा, यहाँ पर भुजा कितना दिया गया है तो पी का प्रयोग करना है। तो 6 गुना पी कर देंगे, 6 में जब पी से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 6 पी। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से तीसरा नंबर भी हल हो गया। अब आते हैं चौथे नंबर पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर बोला गया कि घन का एक त्रिविमीय आकृति है, जैसा कि आकृति 7 यानी कि इसमें दिखाया गया है। इसके 6 फलक होते हैं और ये सभी सर्वसम होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि घन के एक वर्ग के किनारे की लंबाई L से यहाँ पर दिया जाता है, तो घन के किनारे की कुल लंबाई का एक सूत्र ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आकृति 7 ये है हमारा। यहाँ पर एक घन का फिगर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो कि लंबाई है यहाँ पर L से डिनोट किया गया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर घन के किनारा का कुल लंबाई निकालना है, तो किनारा निकालिए। देखिए यहाँ पर गिनने का अच्छा तरीका है। सबसे पहले इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, फिर इसमें भी 1 2 3 4, 4 4 8 9 10 11 12, इस प्रकार से आप गिन लीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक 12 आ चुका है। अब इसमें से पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर लंबाई के लिए सूत्र पूछा गया। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। जैसा जैसा फ्रेंड्स इसमें बोला गया वैसा वैसा यहाँ पर लिखेंगे। घन की एक किनारे की लंबाई, तो एक किनारे की लंबाई कितना हम माने हम, तो देखिए लंबाई को यहाँ पर L से डिनोट किया गया है, तो यहाँ पर हम L लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखेंगे घन के किनारे की कुल लंबाई। तब जस्ट गिने तो फ्रेंड्स इसमें तो 12 को आया था, तो 12 गुना L कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12L हो जाएगा। बस फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही यहाँ पर लिखना था, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं 5वें नंबर पर। तो 5 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, इसमें यहाँ पर बोला गया है कि वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ता है और उसके केंद्र से होकर जाता है। तो वृत्त की त्रिज्या r और उस पर स्थित किसी बिंदु P को केंद्र C से जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई संलग्न आकृति 8 में इसमें दिया गया है। तो ए भी वृत्त का व्यास है, तो C उसका केंद्र है, तो वृत्त का व्यास D उसकी त्रिज्या r के पदों में यहाँ पर व्यक्त करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, तो हम आपको एक वृत्त बनाते हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो इसको फ्रेंड्स हम त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि r से डिनोट करते हैं। लेकिन जब इसी को पूरा मिला दें यहाँ से यहाँ तक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक के टोटल को d बोलते हैं, डायमीटर यानी कि व्यास बोलते हैं। तो व्यास कैसे बनता है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या r, फिर यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या r, तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 r, यहाँ से यहाँ तक 1 r, यानी कि टोटल यहाँ पर 2 r है। तो आप लिख सकते हैं 2r बराबर d, यानी कि 2 को त्रिज्या मिलकर व्यास बनाता है, या फिर व्यास का आधा त्रिज्या होता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि व्यास की आधा अगर ये है, जैसे कि व्यास का आधा यहाँ पर त्रिज्या है, तो यहाँ पर त्रिज्या को अगर 2 गुना कर देंगे, जैसे 2r है तो त्रिज्या को 2 गुना किए तो क्या प्राप्त हुआ व्यास। तो बस वही यहाँ पर लिख देना है आपको, अभी जस्ट आपको समझा दिए हैं। तो यहाँ लिखिएगा व्यास की लंबाई त्रिज्या से 2 गुने होती है। और फ्रेंड्स कैसे, जो तो यहाँ पर बता ही दिए हैं कि 2r बराबर d, या फिर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं d बराबर 2r, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 5 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। अब इसके बाद कोई प्रश्न शेष अब नहीं रहा, जो फ्रेंड्स यहाँ पर d और r के पद में यहाँ पर लिख रही है। तो चलिए फ्रेंड्स 12.2 भी पूरा खत्म हो जाता है। अब कल यहाँ पर हम 12.3 को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि 12.2 में 1 से लेकर के 5 तक में जो भी प्रश्न आपको बताए हैं अच्छे से समझें या फिर नहीं समझें। किसी प्रश्न में फ्रेंड्स अगर आपको कोई दिक्कत लगती हो तो वीडियो को दोबारा से जरूर से देखिएगा। दोबारा देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम इसका वीडियो दोबारा से बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। बहुत ही जल्द फ्रेंड्स यहाँ पर इंग्लिश की क्लास भी शुरू होने वाले हैं, जिसमें कि ऑक्सफोर्ड का जितना भी ग्रामर का बुक और ट्रांसलेशन का बुक होता है वो सभी हम शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि हम कोई बुक शुरू करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।